जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो क्लास 12 का जो आप लोगों का मंथली टेस्ट होने वाला है वो आप लोगों का होने वाला है 12/6/2025 को। तो काफ़ी कम समय बचा है, लगभग 20 दिन का समय है और आपको बहुत सारी तैयारियां भी करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हिंदी में आप लोगों को पढ़ के जाना है गीत गाने दो मुझे, जिसके लेखक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं, क्योंकि आप लोगों का जो मंथली टेस्ट है उसको हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे कि आपके फाइनल एग्ज़ाम की भी तैयारी साथ साथ होती रहे, क्योंकि आपको अलग से तो कोई टाइम मिलेगा नहीं। इसी में आपको मंथली भी टेस्ट देना है, इसी में आपको फाइनल भी करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो कविता है इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आपका कॉपी पेन तैयार होना चाहिए, जहाँ कहीं भी इम्पोर्टेंट्स नोट्स होगा मैं बताऊँगा और आपको उसको नोट करते चलना है। तो मैं अभी पढ़ रहा हूँ, आप भी हमारे साथ साथ पढ़िए और जहाँ कहीं भी मैं बोलूँगा कि इसको नोट करना है तो फिर आपको नोट करनी है, ठीक है। छायावाद और हिंदी की स्वच्छ छंदवादी कविता के प्रमुख आधार स्तंभ निराला का काव्य संसार बहुत व्यापक है। उनमें भारतीय इतिहास, दर्शन और परंपरा का व्यापक बोध है और समकालीन जीवन के यथार्थ विभिन्न पक्षों का चित्रण भी। उन्होंने भारतीय प्रकृति और संस्कृति के विभिन्न रूपों का गंभीर चित्रण अपने काव्य में किया है। सन 1916 में प्रकाशित कविता जूही की कली से उनको प्रसिद्धि मिली और वे मुक्त छंद के प्रवर्तक माने गए। आपको पहला पॉइंट दे करके लिखना है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को सन 1916 में प्रकाशित कविता जूही की कली से उनको प्रसिद्धि मिली और वे मुक्त छंद के प्रवर्तक बन गए। बात समझ में आए? ये आपका पहला पॉइंट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यद्यपि निराला मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। दूसरा पॉइंट लिखिए, निराला जो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। ये आपका दूसरा पॉइंट है, ठीक है। तथापि उन्होंने विभिन्न छंदों में भी कविताएं लिखी है। उनके काव्य संसार में काव्य रूपों की विविधता है। निराला की काव्य भाषा के भी अनेक रूप और स्तर हैं। राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास में तत्सम प्रधान पदावली है, तो भिक्षुक जैसी कविता में बोलचाल की भाषा का सृजनात्मक प्रयोग है। भाषा का कसाव, शब्दों की मितव्ययता और अर्थ के प्रधानता उनकी काव्य भाषा की जानी पहचानी विशेषताएं हैं। निराला की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अनिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना आदि। ये आपका तीसरा पॉइंट रहेगा, आपको इसको लिखना होगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। ये टोटल आपको याद कर लेनी है कि इसके जो राइटर हैं ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट पॉइंट हो गया। ये सब हम पॉइंट लिखा रहे हैं आपको, ठीक है, तो याद रखना है। पाठ का परिचय। अब जो पाठ आप पढ़ने वाले हैं ये तो हो गया लेखक के बारे में उतनी सारी बातें। अब जो पाठ आप पढ़ने वाले हैं, आपने कभी देखा क्लास 11th की जब आप एग्ज़ाम दे रहे थे तो वहाँ पर क्या हो रहा था कि पाठ एक है, राइटर एक है, लेकिन उस राइटर से संबंधित ढेर सारी किताबों के बारे में पूछा जा रहा था। वो यहीं से आता है कि इस सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने क्या क्या लिखा। आपसे बोलेगा परिमिल का जो है राइटर कौन है, तो निराला। गीतिका का राइटर कौन है, निराला। अनामिका का राइटर कौन है, निराला। तुलसीदास का राइटर कौन है ना। तो ये सब जो काव्य कृतियाँ हैं इसका राइटर कौन है, तो निराला, ठीक है। चलिए अब आप जो पढ़ने वाले हैं गीत गाने दो मुझे, इसके भी राइटर कौन है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कविता में निराला ने ऐसे समय की ओर इशारा किया है जिसमें चोट खाते खाते, संघर्ष करते करते होश वालों के होश खो गए, यानी जीवन जीना आसान नहीं रह गया। पूरी मानवता हाहाकार कर रही है, लगता है पृथ्वी की लौ बुझ गई है, मनुष्य में जिज्विशा खत्म हो गई है। इसी लौ को जगाने की बात कवि कर रहा है। इस गीत के माध्यम से कवि निराशा में आशा की संचार करना चाहता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई। तो ये कविता के बारे में थोड़ा सा परिचय था आपका। सबसे पहला सवाल क्वेश्चन आंसर पे अब हम लोग आते हैं। सबसे पहले सवाल में देखिए कह रहा है कि कंठ रुख रहा है,
काल आ रहा है, ये भावना कवि के मन में क्यों आई? अब देखिए यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के विराट हृदय ने तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों और उससे उत्पन्न मनुष्य की पीड़ा का अनुभव किया है। विराट हृदय का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा जिसका हृदय हो। तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियाँ, उस समय जो सामाजिक परिस्थितियाँ थी और जो तत्कालीन मतलब जो करंट में बीता, ठीक है, थी, और उससे उत्पन्न मनुष्य की जो पीड़ा और इंसानों ने जो उसका दर्द को सहा, अनुभव किया था। किसने? लेखक ने। उनके व्यक्तिगत जीवन में कष्ट एवं समस्याएं थी, यानी उनका जो खुद का पर्सनल जीवन था ना, उनमें उनको बहुत कष्ट और समस्याएं देखने को मिली, जिसके कारण वेदना के स्वर उनकी कविताओं में मुखरित होती है। अब जैसे कोई व्यक्ति बहुत दुख से गुजरा हो तो उसका कविता होगा, उसका शायरी होगा, दुखी वाला होगा, है ना। जैसे कोई जो है मतलब कि कोई अगर किसी का ब्रेकअप हो जाता है तो वो मतलब सैड ही सॉन्ग सुनता है, सैड ही गाना गाएगा, सैड ही शायरी बोलेगा। ठीक उसी प्रकार से कि जो कवि होते हैं उनके ज़िंदगी में अगर दुख तकलीफ़ ज़्यादा हुआ है तो वो दुख तकलीफ़ वाली ही कविता लिखेंगे ना। अपनी कविता में उसको दर्द को बयान करेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे समझाया गया है। एक बात का ध्यान रखिएगा, आंसर को आप अपने खुद के लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा रट्टाफिकेशन करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम आपको इतनी मेहनत से समझा रहे हैं। लगातार संघर्ष के कारण उत्पन्न हताशा और निराश, यानी कि कवि जो है लगातार संघर्ष कर रहा था। संघर्ष मतलब था स्ट्रगल, मेहनत कर रहा था। जैसे आप लोग परीक्षा लगातार तैयारी कर रहे हो, फेल हो जा रहे हो, तैयारी कर रहे हो, फेल हो जा रहे हो। वही चीज़ यहाँ पे समझाया जाएगा, लगातार संघर्ष के कारण उत्पन्न हताशा। और ये हताशा निराशा कब होती है? जब इंसान फेलियर हो जाता है, जब इंसान फेल हो जाता है, ठीक है। अब उनके मार्ग को अवरुद्ध कर रही है कौन? उसकी हताशा और निराशा। जब वो थक जाता है, मतलब कि हताश हो जाता है, निराश होता है, डीमोटिवेट हो जाता है, बोलते हैं ना, डीमोटिवेट हो जाता है, तो अब उसको कुछ पढ़ने लिखने का मन नहीं करेगा। अगर स्टूडेंट्स अगर डीमोटिवेट हो गया तो उसको कुछ ना पढ़ाई में मन लगेगा ना कुछ। मन में व्याप्त निराशा, मन के अंदर बहुत सारा निराशा तथा दुख के कारण उनका कंठ रुक रहा है। कंठ जो है ना रुक रहा है, अब उसको कुछ बोलने में नहीं बन रहा है, जिससे वो कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। रचनाकार युग दृष्टिता होता है। युग दृष्टिता का मतलब ये जो रचनाकार होते हैं वो दुनिया को अपनी आँखों से देख सकते हैं। भविष्य की घटनाओं, यानी कि फ्यूचर में होने वाली जितनी भी घटनाएं हैं उनका आभास उन्हें हो जाता है कि हाँ इस तरह से होने वाला है। आप लेखक लोग को देखोगे इन फ्यूचर बात करेंगे कि अगर ऐसा दौर चलता रहा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये सब जो है वो बताते रहते हैं। कवि निराला भी काल की पदचाप को सुन रहे हैं। वो गीत गाकर लोगों में आशा की भावना का संचार करना चाहते हैं। वो गीत के जरिए लोगों में आशा की भावना पैदा करना चाहते हैं, एक उम्मीद भरना चाहते हैं तथा आते हुए काल से उन्हें संचेत करना चाहते हैं। यानी कि अपने गीत के जरिए है वो लोगों को आगाह कर रहे हैं कि देखो ये खतरा आने वाला है, वो खतरा आने वाला है, ठीक है। समाज में फैली हुई अवस्थाओं को देखकर और भविष्य के संकट के आभास के कारण ही कवि के मन में ये भावना आई है, ठीक है। यानी कि समाज में जो आपका फैली हुई अव्यवस्था है, मतलब सिस्टम, बिगड़ी हुई जो सिस्टम है, वो देखकर और भविष्य के संकट के आभास के कारण ही कवि के मन में ये भावना उत्पन्न हुई है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि ठग ठाकुरों से कवि का संकेत किसकी ओर है? तो ठग ठाकुरों से निराला का अभिप्राय पूंजीवादी सामंती वर्ग से है, यानी जो लोग पैसे वाले होते हैं ना, सामंती लोग, उनसे है। निराला शोषितों और वंचितों के पक्षधर हैं। मतलब निराला जो हैं कवि, वो शोषितों का मतलब होता है जिसको सताया जाता है ना, जिस पे जुल्म किया जाता है। वंचितों का मतलब किसी चीज़ का हक उसको नहीं मिलता। अगर उसका हक है कि वो इस पानी पिए, उनको खेती करने मिले, उनको स्कूल की शिक्षा मिले, तो वो वंचित है उससे, उनको उसका हक नहीं मिला, तो उनके पक्षधर हैं, इनको उनके पैरवी करते हैं, उनका फेवर में रहते हैं, उन्हीं के बारे में बात करेंगे। उनकी बुराई नहीं करेंगे बल्कि उनकी अच्छाई बयान करेंगे। उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से इन्हीं शोषितों और चिंतों के विद्रोह को स्वर दिया। अब मान लीजिए कि कहीं पर ये हो रहा है, जुल्म हो रहा था, तो वो लोग तो आवाज़ उठाएंगे, लेकिन वो उनकी आवाज़ को बढ़ावा देना, उनकी आवाज़ों को देश के कोने कोने तक पहुंचाना, सभी लोगों के मन में बताना, तो वो क्या होता है, तो वो अपने
कविता के माध्यम से ये जो है उजागर कर रहे थे कि देखिए यहाँ पर इन लोगों के साथ गलत हो रहा है, इन लोगों के साथ शोषण हो रहा है। कवि का मानना है कि सामाजिक अव्यवस्था के लिए पूंजीवादी सामंती शोषणकर्ता जिम्मेदार है, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था में इसी वर्ग की प्रभुता है। ठीक है, कवि का क्या मानना था कि सामाजिक अव्यवस्था के लिए पूंजीवादी सामंती शोषणकर्ता जिम्मेदार है। जो पूंजीवती लोग होते हैं, जो लोग शोषण करते हैं, ये लोग समाज में असमानता फैला रहे हैं, है ना, यही लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था इसी वर्ग की प्रभुता है। क्यों? क्योंकि ये लोग अगर चाहते हैं कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रख सकते थे, क्योंकि ये लोग, इन लोगों के पास पैसा है, इन लोगों के पास ताकत है, इन लोगों के पास शिक्षा है, तो ये लोग चाहते थे ये लोग बना सकते थे। यही लोग तो बिगाड़ रहे हैं, यही लोग शोषण कर रहे हैं, यही लोग सता रहे हैं, तो कैसे होगा। ठीक है, तो ये कवि का कहना है। तो आशा करते हैं दोस्तों आज का ये सवाल और आज जितने भी इम्पोर्टेंट बात बताई गई आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आएँ सब्सक्राइब कर लीजिए क्लास 12 की बेहतरीन तैयारी के लिए। और यदि आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।